दोस्तों स्वागत है पॉलिटी के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे संसदीय और संघीय शासन प्रणाली। तो क्या होती है संसदीय प्रणाली और संघीय शासन प्रणाली की क्या व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, उसको हम देखेंगे और ये कहाँ से ली गई है और कैसे कार्य करती है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। और कोई भी कन्फ्यूजन आपका नहीं रह जाएगा संसदीय व्यवस्था में और संघीय शासन प्रणाली में, सब कुछ एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा देखिए सही से वीडियो, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और सारा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा तो आप आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम और आप जैसे भारत देश में रहते हैं तो हम लोग हमारे ऊपर दो लोग शासन बना सकते हैं, दो लोग कानून हमारे पे बना सकते हैं, हमारे लिए दो लोग कानून बना सकते हैं। वो कौन कौन है? तो एक तो हम जिनको चुन के भेजते हैं, एक लोगों को चुन के भेजते हैं संसद में, और जो लोकसभा का चुनाव होता है, और एक को भेजते हैं हम लोग विधायिका विधानसभा में, जिसे विधानसभा का चुनाव कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा का जो चुनाव होता है इसमें पीएम बनते हैं और विधानसभा का जो चुनाव होता है इसमें सीएम बनते हैं। तो हम लोग पीएम और सीएम दोनों से शासित होते हैं, दोनों लोग हमारे जो जनता है दोनों लोग उस पर शासन करते हैं और दोनों लोग कानून बनाते हैं। तो जो पीएम वाले लोग कानून बनाते हैं, ये लोग जो मिल के कानून बनाते हैं तो वो संसद में बनाते हैं। तो जो सीएम वाले लोग मिल के कानून बनाते हैं वो विधानसभा, जहाँ पे एक सदनी व्यवस्था होती है, एक सदन है वहाँ विधानसभा है, विधानसभा कहते हैं उसको। और जहाँ पे दो सदनी व्यवस्था है उसको विधान मंडल कहते हैं, विधानमंडल। ठीक है, ठीक है, विधानमंडल कहते हैं उसको। तो विधानमंडल में एक तो विधानसभा होती है। चलिए इसको हम विधानमंडल को आगे समझेंगे, पहले संसद को समझते हैं जो सबसे सर्वोच्च संस्था है हमारे देश में कानून बनाने वाली। तो संसद के बारे में समझते हैं। तो संसद में दो भाग हैं, एक तो है उच्च सदन। संसद के तीन भाग होते हैं, एक होता है उच्च सदन जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, एक होता है निम्न सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है, और जो तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसको हम सबसे पहले लिखते हैं वो राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति भी संसद का भाग हैं। ठीक है, तो जब कोई पूछे कि संसद में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कितने लोगों से मिलकर संसद बनती है, तो सबसे पहले क्रम में वाइज आपको बताना है, यही क्रम सही है। सबसे पहले राष्ट्रपति हैं, उसके बाद राज्यसभा है, फिर लोकसभा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के हिसाब से हम ये देखते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रपति हैं, फिर लोकसभा है, फिर राज्यसभा है, फिर लोकसभा आता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और कभी इंटरव्यू वगैरह में कहीं पूछा जाता है कि संसद के भाग कौन से हैं, तो आप उल्टा मत बताइएगा, लोकसभा को पहले बता दीजिए और राज्यसभा को बाद में बताइए, फिर सबसे बाद में राष्ट्रपति को बताइए या बीच में राष्ट्रपति को बताइए। तो अब सबसे पहले आपको राष्ट्रपति को बताना है, फिर दूसरे पे राज्यसभा है और तीसरे पे लोकसभा है। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये सब बात होगी क्रम की। ठीक, अब जो बात होगी राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, तो अब ये लोकसभा में तो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है जिनको हम चुन के भेजते हैं। तो इसमें जो लोग जाते हैं डायरेक्ट चुनाव द्वारा जाते हैं, डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें होता है। यहाँ पे लोकसभा में लोग जाते हैं और जो राष्ट्रपति हैं वो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, नहीं 12 लोगों को नहीं मनोनीत करते इसमें। लोकसभा में 12 लोग को मनोनयन नहीं होता, वो राज्यसभा में होता है, इसमें गलती से बता दिया मैंने। तो लोकसभा में डायरेक्ट चुनाव होता है। तो कैसे चुनाव होता है, तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें अधिकतम जो होती हैं 550 हो सकती हैं। ठीक है, 550 सीटें हो सकती हैं। और इसमें जो है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, जो राज्य से चुन के जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, इनसे जो चुन के आते हैं 28 राज्यों से 530 लोग चुन के आते हैं। ठीक है, राज्यों से। और जो हमारी यूटी है, यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हैं, उससे 20 लोग चुन के आते हैं। ठीक है, ये पूरा एक स्टैंडर्ड ढांचा है ये। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ढांचा है। मगर जो वास्तविकता में कितने लोग हैं हमारे संसद में अभी वर्तमान में कितने हैं, तो
जैसे 21 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर जो है, जब उसकी सीटें निकल गई हैं तो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, तो 543 लोग चुनाव में आए हैं चुन के, ठीक है, वर्तमान में। तो अब इसमें क्या है, 500 जो 24 है, वो कहाँ से आएंगे, तो राज्यों से आएंगे। और जो इसमें बाकी बचे लोग जो हैं वो यूटी से आएंगे। तो कितने लोग बचे हैं, 524 यहीं से हो गए, तो बचे कितने, 19 लोग यूटी से आएंगे, ठीक है। ये तमिल जब JNK का जब विघटन हो गया है, जब जम्मू कश्मीर 370 जब धारा हट गई है, उसके बाद थोड़ा सा बदलाव आया, तो 19 जो हैं यूटी से चुन के आएंगे, और जो 524 जो है राज्यों से चुन के आएंगे, जो हमारे लोकसभा के सांसद हैं, ठीक है। तो लोकसभा में इस तरह से चुनाव होता है, जो लोकसभा वाला चुनाव होता है उसमें से चुन के लोग जाते हैं। राज्यसभा में कैसे चुनाव होता है, तो राज्यसभा में जो चुनाव होता है, राज्यसभा में, तो इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, बस ये बेसिक हम बता रहे हैं। तो राज्यसभा में राज्यों से चुन के आते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से आते हैं, इनडायरेक्ट चुनाव होता है राज्यसभा में, जो राज्य से लोग आते हैं। तो राज्यसभा का भी चुनाव होते हुए डायरेक्ट नहीं देखे होंगे। ये 225 लोग राज्यों से आएंगे, यूटी से आएंगे 8 लोग, ठीक है, और मनोनयन होगा, 12 लोगों का मनोनयन होगा। टोटल संख्या राज्यसभा की कितनी है, 245 अधिकतम हो सकती है, ठीक है। 245 जो है, सॉरी 250 अधिकतम हो सकती है। वर्तमान में पूछे आपको कितनी है, तो आप कितना बताएंगे, 245 है, वर्तमान में 245 है, अधिकतम 250 हो सकती है, 250 मैक्सिमम हो सकती है। और वर्तमान में जो चुन के लोग आए हैं वो 245 लोग हैं, ठीक है। 225 लोग राज्यों से आए हैं, 8 लोग यूटी से आए हैं, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 लोगों का राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं, ठीक है, विशेष समाज के लोगों का, जैसे कि खेल से कोई जुड़ा हुआ है, कोई संगीत से, कोई कला से है, कोई विज्ञान प्रेमी है, तो जो उसमें निपुण होते हैं उन अपने अपने क्षेत्रों में, उनका जो मनोनयन होता है, कला संगीत इन सबों का प्रतिनिधित्व हमारे राज्यसभा में रहे, उसके लिए, ठीक है, मनोनयन करते हैं हमारे राष्ट्रपति 12 लोगों का, ठीक। और जो राज्यसभा होती है, तो इनका जो चुनाव होता है वो हमारे विधानसभाओं से होता है, जैसे विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, इनमें से लोग चुन के राज्यसभा में जाते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा पढ़े लिखे लोग जाते हैं, तो थोड़ा उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे थोड़ा एजुकेटेड लोग जाते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे लोग इसमें रहते हैं, ठीक है, राज्यसभा में। तो राज्यसभा के बारे में डिटेल से भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इसको बस हम समझाने की संसदीय व्यवस्था कैसे काम करती है। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व जो होता है, राज्यों के प्रतिनिधित्व जहाँ होते हैं, हर राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, वो कहाँ होता है, तो राज्यसभा में होता है। तो सेंटर में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आगे देखते हैं PDF में क्या दिया हुआ है। तो इसमें है कि भारत का संविधान जो है, केंद्र और राज्य में दो शासन, केंद्र और राज्यों में शासन के संसदीय स्वरूप को अपनाया है। तो भारत का जो संविधान है, केंद्र और राज्य दोनों में शासन के संसदीय स्वरूप को या उसका प्रावधान करता है। तो शासन का जो संसदीय स्वरूप होता है, उसका मुख्य विशेषता यही होती है कि कार्यपालिका अपने नीतियों और कार्यों के प्रति विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। तो जो कार्यपालिका होती है संसदीय व्यवस्था में, सबसे मेन जो संसदीय व्यवस्था की बात होती है, कार्यपालिका जो होती है अपने नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है, विधायिका के प्रति, याद रखिएगा। दूसरा है कि इसे कैबिनेट शासन या उत्तरदायी शासन या शासन के बेस्ट मिनिस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, और यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत सहित अन्य देशों में भी प्रचलित है, ठीक है। तो UPSC 2017 में यही पूछा था कि कार्यपालिका अपने नीतियों और कार्यों के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधायिका के प्रति होती है। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जो संसदीय व्यवस्था होती है उसको हम कैबिनेट शासन भी कहते हैं, उत्तरदायी शासन कहते हैं, या बेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी इसको कहते हैं। और यह व्यवस्था भारत सहित ब्रिटेन, जापान, कनाडा में अपनाई गई है, ठीक है। तो हम लोग तो जो भारत में जो ये विशेषता ली गई संसदीय व्यवस्था की, कहाँ से ली गई है, इसको कमेंट करके बताइए कहाँ से ली गई है।
अगला पॉइंट है संसदीय प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद जो है भारत में केंद्र में जो है अनुच्छेद 74 और 75 हैं और राज्य में जो है अनुच्छेद 163 से 164 है। ठीक है, 163 164 है। तो राज्यों को क्या कहते हैं, ये बताए थे आपको, विधानसभा कहेंगे या विधान मंडल कहेंगे। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। ठीक है, विधान परिषद शामिल होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है कि एसआर बॉम्बई केस 1994 में आया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान संघीय है और संघवाद इसकी मूल विशेषता है। ठीक है, तो संघवाद जो है बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, ये भी याद रखिएगा। एसआर बॉम्बई 1994 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तब संसदीय एवं अध्यात्मक जो शासन प्रणाली होती है उनकी तुलना, उनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है और अध्यात्मक व्यवस्था क्या होती है। प्रेसिडेंशियल जो शासन प्रणाली होती है, अध्यात्मक व्यवस्था क्या होती है, उसको देख लेते हैं। तो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली और अमेरिका अध्यात्मक जो प्रणाली होती है, अध्यात्मक जो प्रणाली है, उसको कंपैरिजन कर लेते हैं, उसमें तुलना करके देख लेते हैं। तो जो भारतीय जो संसदीय प्रणाली है उसका सबसे पहला पॉइंट है कि नाम मात्र और वास्तविक दोहरी कार्यपालिका होती है। तो संसद में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र का जिसे राष्ट्रपति कहते हैं और एक वास्तविक होता है जिसकी वास्तविक शक्ति होती है, उसको पीएम कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी या विधित अर्थात राज्याध्यक्ष होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका वस्तुतः शासनाध्यक्ष होता है। तो शासनाध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और राज्याध्यक्ष कौन होता है, राज्य का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। अमेरिका के अध्यात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति, राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों होता है। ठीक है, तो अभी कल शपथ हुआ है ट्रंप का, तो वो क्या बनेंगे, राज्याध्यक्ष भी बनेंगे वो और शासनाध्यक्ष बनेंगे, मतलब कि वो पावरफुल है। कार्यपालिका का भी हेड होता है और राज्य का भी वो हेड होता है। मगर भारत में जो राज्याध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति होता है। और शासनाध्यक्ष होता है, शासन का अध्यक्ष होता है, जो देश चलाता है वो जो होता है प्रधानमंत्री, उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, इसको समझिएगा। अगला है बहुमत प्राप्त दल का जो शासन होता है। संसदीय प्रणाली में जो बहुमत पाएगा, जो सबसे अधिक वोट पाएगा, सबसे अधिक सीटें पाएगा, वोट सबसे अधिक नहीं कह सकते, सबसे अधिक जो सीटें पाएगा भारत में वही शासन करेगा। ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत में सीट प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो पहले तो प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा, ठीक है, कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के बाद में अब प्रधानमंत्री के ऊपर है कि किसको मंत्री बनाए, जैसे कि रेल मंत्री किसको बनाए, वित्त मंत्री किसको बनाए। तो ये नाम का सजेशन जो होता है, नाम का जो एक लिस्ट होती है वो राष्ट्रपति को दी जाती है और राष्ट्रपति उनको घोषित करता है कि ये जो रेल मंत्री हैं, ये वित्त मंत्री हैं, फलाने कार्य मंत्री हैं, ये संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। ठीक, अगला है यदि किसी एक दल को बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो राष्ट्रपति दलों के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है, तो गठबंधन सरकार बनती है जो कि बहुत ख़राब सरकार होती है। क्यों होती है, अब कहेंगे बहुत ख़राब, डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं आप। तो खराब इस मामले में होती है कि एक निरंकुश शासन व्यवस्था की जो प्रणाली है, निरंकुश मतलब है कि कोई बोल्ड डिसीजन अगर ले सकता है तो वो गठबंधन की सरकार नहीं ले सकती। जैसे प्रधानमंत्री मोदी, भले से नीतियाँ गलत हो जाती हैं किसी की या गड़बड़ हो जाती हैं, मगर इसमें क्या है कि कोई कार्य होता है उसमें बाधा कम आती है। ठीक है, मगर जो गठबंधन की सरकार होती है उसमें सब लोग अपनी तरफ खींचते हैं, अपने हितों की रक्षा करने के लिए वो देश के हित को भूल जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है मगर अधिकतम यही देखा गया है। ठीक, तो अब जो है अगला इसमें राष्ट्रपति वाले शासन में देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा 4 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। तो यूएसए में 4 वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति ट्रंप चुने गए हैं, 4 वर्ष के लिए चुने गए हैं। गंभीर असंवैधानिक कृत्य के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा महाभियोग के अलावा अन्य किसी तरीके से नहीं हटाया जा सकता। अगर गंभीर आरोप है, जैसे ट्रंप पे आरोप लग रहा था तो महाभियोग लाया गया था मगर पास नहीं हुआ था ट्रंप वाला। ठीक है,
तो महाभियोग भी लाया जा सकता है, जो वहाँ का कांग्रेस होती है, कांग्रेस में संसद जो वहाँ पे है वो ला सकती है। अगला है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है इसमें, संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो संसदीय शासन की आधारशिला है यही सामूहिक उत्तरदायित्व। और अनुच्छेद 75 में मंत्रि परिषद जो है, 75 याद रखिएगा, मिलान कराता है। अनुच्छेद 75 जो है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके भी हटा सकता है। जब भी अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में पारित हो गया तो वर्तमान सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि इनकी बहुमत नहीं है, तभी प्रस्ताव पारित हो गया उनके खिलाफ। अगला है राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कृत्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ठीक है, उत्तरदायी सरकार जो है अध्यात्मक में नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उसके जो सचिव हैं अपने कृत्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक एकरूपता है। तो एक दलीय बहुमत, मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल और एक ही विचारधारा से आते हैं। और गठबंधन सरकार जो होती है, मंत्रिपरिषद एक समझौते से बंधी होती है, एक समझौता होता है उनके बीच, तो उससे बंधी होती है और उसी समझौते के हिसाब से लोग चलते हैं। मगर उसमें भी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है लोगों की, तो अपने अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक ही मशीनरी को चारों तरफ से खींचते हैं, जो कि अनस्टेबल सरकार रहती है। ठीक है, तो जहाँ अनस्टेबल सरकार होती है वहाँ पे विकास की गतिविधियाँ लगभग कम हो जाती हैं और लोग निवेश करने से डरते हैं कि कभी सरकार गिर गई तो हम फंस जाएंगे। ठीक है, अब जो यूएसए का जो है राष्ट्रपति वाला मामला, उसमें क्या पॉइंट है, तो कैबिनेट एक गैर निर्वाचित सलाहकारी निकाय होती है। जो वहाँ कैबिनेट बनती है अध्यात्मात्मक प्रणाली में, अमेरिका में, वो कैबिनेट एक गैर निर्वाचित सलाहकारी निकाय होती है। वहाँ लोग चुनाव नहीं आते, वहाँ के जो कैबिनेट में चुने नहीं रहते हैं, वो गैर निर्वाचित होती है। इसका चयन नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसका जो चयन होता है इस सलाहकारी निकाय का, तो राष्ट्रपति उसको अपने अनुसार अपने हिसाब के लोगों को रख लेता है। केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो कैबिनेट होती है केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है और किसी के प्रति नहीं। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है इनको। सलाहकारी निकाय को राष्ट्रपति हटा सकता है, तो सलाहकारी निकाय से ही काम होता है वहाँ पे यूएसए में। अगला पॉइंट है दोहरी सदस्यता। तो मंत्री विधायिका का भी सदस्य होता है और कार्यपालिका का भी सदस्य होता है। समझने के लिए समझिए, प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी हैं, तो जब विधायिका या कानून बनता है, मान लीजिए सीएए का जो कानून बन रहा था उसमें वो शामिल थे, वोट देने का अधिकार उनमें था। आज जब कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं, देश में कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई योजना चलानी होती है, किसी कार्य का क्रियान्वयन करना होता है, उसका प्रचार करना होता है, तो कार्यपालिका के रूप में भी वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो जब कानून बनाने वाले में विधायिका के विभाग हैं और कार्यपालिका के विभाग हैं, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री यहाँ पे हैं, दोनों में रहते हैं ये। तो वही कह रहा है कि दोहरी सदस्यता है। कार्यपालिका में भी विधायिका के लोग होते हैं, विधायिका में भी कार्यपालिका के लोग होते हैं। ठीक है, जो मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं रहता वो मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, अगर 6 महीने तक कोई लगातार 6 महीने तक अगर संसद, कोई नॉर्मल आदमी है, जैसे मान लीजिए हम हैं या आप में से कोई एक व्यक्ति, मान लिया कोई है, अशोक है मान लीजिए, अशोक जी को प्रधानमंत्री ने मंत्री बना दिया। ठीक, मंत्री बना दिया, शिक्षा मंत्री मान लीजिए बना दिया इनको। तो अशोक का कहीं से चुन के नहीं आया, इनका निर्वाचन नहीं हुआ है, तो अशोक को अब ये होगा कि किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र से 6 माह के भीतर ये सांसद बनना, इनको राज्यसभा से बने या लोकसभा से बने, इनको बनना ही होगा। ठीक, 6 माह के भीतर। अगर 6 माह के भीतर अगर अशोक ने अगर सदस्यता नहीं ली संसद की, तो उनका मंत्रिपरिषद नहीं रहेगा, वो मंत्रिपरिषद उनसे छीन जाएगा। तो जो मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं रहता वो मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया होगा अशोक के एग्जाम्पल से। राष्ट्रपति शासन में देखते हैं, तो राष्ट्रपति और उनके सचिव कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। तो राष्ट्रपति और उनके सचिव जो होते हैं कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं, तथा न ही वे सत्र में भाग लेते हैं। जब सत्र होती है कांग्रेस की तो उसमें भाग नहीं लेते वो लोग। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण था। तो विधायिका उनकी एकदम अलग होती है और कार्यपालिका एकदम से अलग होती है, ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते। शक्तियों का पृथक्करण है इसमें, मगर भारत में शक्तियों का पृथक्करण नहीं है।
विधायिका कार्यपालिका में एक ही लोग हैं, अधिकतम लोग कॉमन होते हैं। शक्तियों का पृथक्करण भारत में जो है वो न्यायालय में है और विधायिका में है। ठीक है, न्यायपालिका और विधायिका अलग अलग होगी, आर्टिकल 50 में बोला गया है शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, अगला जो है इसमें पॉइंट है संसदीय प्रणाली में कि निचला सदन का विघटन होता है। निचला सदन का कहने का मतलब है लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी विघटित कर सकता है। तो राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री कहा कि नहीं विघटन कर दीजिए हमारी सरकार का, तो विघटन हो जाएगा, राष्ट्रपति कर देंगे। मगर राष्ट्रपति शासन वाले में क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस का निचला सदन होता है। राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा को विघटित नहीं कर सकता। जो निचला सदन है उसका विघटन नहीं होता, वो विघटित राष्ट्रपति नहीं कर सकता। ठीक है, जो कंपैरिजन करने का मतलब ये करवा इस वजह से रहे कि पूछता है, ये कई बार पूछा है कंपैरिजन, इस वजह से है। इसको एक बार और देख लीजिएगा बैक करके, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली में, राष्ट्रपति शासन और संसदीय प्रणाली जो दोनों होता है उसकी कंपैरिजन हमारे देख लिया हमने। अब दोनों शासनों के गुण और दोष देख लेते हैं। तो अध्याचनात्मक शासन प्रणाली के गुण और दोष क्या है? तो गुण क्या है कि स्थिर सरकार होती है, नीतियों में निश्चितता होती है, शक्तियों का पृथक्करण होता है, विशेषज्ञों की सरकार होती है इसमें। दोष क्या होता है? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य टकराव हमेशा होता रहता है। गैर जिम्मेदाराना सरकार, तो कोई जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है। निरंकुश होने की संभावना होती है इसमें, क्योंकि एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं रहता। संकीर्ण प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधित्व बहुत ब्रॉड नहीं होता, इसमें संकीर्ण होता है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ये देखिए, सरकार इसमें स्थिर होती है मगर निरंकुश होने की संभावना इसमें बनी रहती है, यही दोष है इसका। सरकार तो स्थिर है मगर गैर जिम्मेदार सरकार होती है इसमें। शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित है, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। शक्तियों का पृथक्करण जब होता है तो एक एक संस्था जो है वो निरंकुश होने की तरफ आ जाती है और टकराव उसमें हमेशा बना रहता है, शक्तियों का टकराव होने लगता है। अब कार्यपालिका और विधायिका दोनों सेम ही हैं, तो जो विधायिका ने जो कानून बनाया कार्यपालिका को कैसे से पालन करेगी, क्योंकि दोनों ने ये एक ही आदमी दोनों में है, तो अपनी नीतियों को कोई दूसरा क्यों विरोध करेगा। तो दोनों लोग सपोर्ट करके किसी नीति का क्रियान्वयन करते हैं। अगर संसदीय प्रणाली अगर सच में अगर भ्रष्टाचार ना होता तो इससे बढ़िया प्रणाली कोई नहीं है, मगर इतना भ्रष्टाचार हो जाता है इसमें कि दिक्कत हो जाती है। संसदीय शासन प्रणाली के गुण और दोष क्या क्या है? तो संसदीय प्रणाली का गुण दोष देख लेते हैं। तो गुण तो ज़्यादा होंगे इसके, दोष भी हैं गुण भी हैं। तो गुण देख लेते हैं। तो विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है इसमें गुण में, क्योंकि विधायिका कार्यपालिका में दोनों लगभग सेम ही सदस्य होते हैं, एक ही पार्टी के सदस्य होते हैं और एक विचारधारा के सदस्य होते हैं। इस वजह से सदस्य नहीं तो उनका बहुमत होता है। कहने का मेरा मतलब इसमें विधायिका में एक मत के सदस्य नहीं होते, इसमें बहुमत होता है। बहुमत होता है एक विचारधारा वालों का। जैसे बीजेपी की अगर जिसकी भी सरकार, लीजिए कांग्रेस की सरकार बनी तो मिनिमम उनके 270 के आसपास उनके हिसाब किताब के लोग होंगे तभी सरकार बन पाएगी। दूसरी बात है कि तो अगर बहुमत हो गया कि नहीं 270, अगर एक ही पार्टी के लोग हैं और सरकार, जैसे बीजेपी की जो वर्तमान सरकार बनी है, मान लीजिए 300 के आसपास उनके ही लोग हैं, तो 550 में 300 इन्हीं के लोग हैं, तो 250 ही तो अलग हुए। तो बहुमत की जो विचारधारा है वो अधिक होती है इसमें। तो इसी वजह से विधायिका जो है और कार्यपालिका के बीच मध्य सामंजस्य होता है, क्योंकि कॉमन लोग ज़्यादा होते हैं इसमें। अगला है कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य सहयोग और परस्पर निर्भरता रहती है। इन दोनों अंगों के मध्य विवाद और टकराव कम होता है। उत्तरदायी सरकार होती है। उत्तरदायी सरकार का मतलब कि मंत्री अपने कृत्यों के प्रति संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मंत्री अपने कृत्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कार्यपालिका का संसद पर नियंत्रण होता है। तो एक बार देखिए इसमें मेन जो मुख्य बात है इसमें इस तरह से होता है कि जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। जो मंत्रिपरिषद है या मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बात याद रखिएगा, लोकसभा के प्रति होता है। अगर
अगर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अगर संसद दिया हो तो उसको कभी कभी उसको गलत काट दीजिए, संसद नहीं है। मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इंडिविजुअल जो मंत्री होता है, एक सिंगल मंत्री कोई है, जैसे रेल मंत्री हैं, वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो उनका राष्ट्रपति के प्रति है, मंत्री का, एक सिंगल मंत्री का जो उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति है। मगर कार्यपालिका जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। इसमें जो ये बात लिखी हो कि मंत्री अपने कृत्यों के प्रति संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो संसद नहीं होगी, यहाँ पे लोकसभा होता है। मगर इन केस में अगर लोकसभा ऑप्शन नहीं होता, संसद दिया होता है, तो संसद लोग उसमें मार के चले जाते हैं। ठीक है, मगर लोकसभा दिया हो और संसद दिया हो तो आपको लोकसभा मानना होगा। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के प्रति कोई भी उत्तरदायी नहीं होता, कोई भी जो मंत्री है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तरदायी सरकार। दूसरा है ये कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण। तो पूछता है कि किस प्रकार नियंत्रण फैलाती है, कि कार्यपालिका पर संसद कैसे नियंत्रण स्थापित करती है, कार्यपालिका पर विधायिका कैसे नियंत्रण स्थापित करती है। आपको 5-6 ऑप्शन देता है और उसमें स्कूट बनवा के पूछता है कि ये है, ये है, ये है। तो याद रखिए कि इसको कौन कौन से हैं। तो प्रश्न पूछकर, प्रश्नकाल द्वारा, चर्चा करके, किसी विषय पर चर्चा करके, वाद विवाद करके, स्थगन प्रस्ताव लाके और विश्वास प्रस्ताव लाके। तो आप समझ में आ गया ना कार्यपालिका कैसे नियंत्रण करती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार से, मिनिमम 6 प्रकार से वो नियंत्रण करती है। और भी नियंत्रण के प्रकार हैं, मगर यही पूछता है एग्जाम में। तो याद रखिए, प्रश्न पूछकर, चर्चा करके, वाद विवाद करके, स्थगन प्रस्ताव लाके और विश्वास प्रस्ताव लाके। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। निरंकुशता पे रोक, तो निरंकुश होने से रोकती है, निरंकुश नहीं रहता है इसमें। निरंकुश सरकार नहीं बन सकती। कैसे नहीं बन सकती? तो पहला है कार्यकारी प्राधिकारी किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद में निहित है। तो कार्यकारी जो प्राधिकार है किसी एक व्यक्ति में नहीं है, पूरा मंत्रिपरिषद में निहित होता है। और कार्यपालिका की तानाशाही पर रोक लगाता है कौन? तो विधायिका। प्रश्न पूछकर ये सब चीज़ें करके विधायिका रोक लगाती रहती है, विधायिका। ठीक है, तो याद रखिएगा विधायिका भी रोक लगाती है इसमें। अगला है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। इसमें संभावना उसकी बनी रहती है कि अगर कोई सरकार चली भी जाती है तो वैकल्पिक सरकार बनने की संभावना रहती है। द सत्तारूढ़ दल बहुमत खो देता है। जो सरकार अभी चला रहा है, जैसे मान लीजिए बात बीजेपी की सरकार चल रही है, तो ये तो गठबंधन की सरकार अभी वर्तमान में है। तो यदि सत्तारूढ़ दल अगर बहुमत खो देता है, अगर बहुमत मान लीजिए बीजेपी ने खो दिया, तो विपक्षी दल एक वैकल्पिक सरकार का प्रदान करता है। तो जैसे ही इनकी सरकार गिरेगी तो कांग्रेस चाहेगी तो अपना बहुमत राहुल गांधी प्रस्तुत कर सकते हैं, या कोई भी पार्टी जिसको लोग सभी लोग सपोर्ट करें, वो बहुमत पारित करके वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, उसी समय नया चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। उसी समय अगर सरकार गिरती है, बहुमत नहीं मिलता है, तो दूसरी लोग आगे अगले दिन राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन दे सकते हैं। राष्ट्रपति आमंत्रित कर सकते हैं कि कोई और है वीर जो कि प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसमें तब खरीदी चलती है, उनकी सांसदों को खरीदना शुरू करते हैं सभी। इस होटल से उस होटल में, चार्टर्ड प्लेन से एसी वाली बसों से लेके भागते हैं सब लोग कि कोई पैसा ज़्यादा ना दे दे हमसे, छोड़ के भाग ना जाए। तो बहुत कार्यक्रम चलता है इसमें। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था समझ में आ गया। व्यापक प्रतिनिधित्व तो क्या मामला है? तो इसमें मंत्रिपरिषद सरकार में सभी वर्गों को और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सरकार में सभी वर्गों का और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि कई मंत्री राज्यसभा से भी आते हैं और कई मंत्री लोकसभा से अधिकतम मंत्री होते हैं इसमें। और लगभग सरकार सोचती है, जो भी होती है, जो थोड़ी सी संवेदनशील सरकार है या उनका जो प्रधानमंत्री है, वो सभी प्रतिनिधित्व सभी को प्रदान करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, तो ये हो गया गुण। अब दोष देखते हैं, सो दोष भी है इसमें। तो अस्थिर सरकार होती है, कभी भी सरकार गिर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, राजनीतिक दल बदल या गठबंधन टूटने के कारण सरकार बहुमत खो देती है, तो थोड़ा सा डर रहता है कि अस्थिर हो जाएगी। ठीक है, अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अभी हटा लें अपना बहुमत, अपना जो भी समर्थन दिए हैं बीजेपी को, तभी सरकार गिर जाएगी। नीतियों की निरंतरता का अभाव होता है इसमें। सरकार बदलने पर नीतियां बदल जाती हैं। यह दीर्घावधि में नीति निर्माण और कार्यान्वयन में एक बाधा बनता है। ठीक है, बहुत बड़ा निवेश नहीं आता जब अस्थिर सरकार होती है और अनस्टेबल सरकार होती है। तो ये होता है कि लोग निवेश करने से डरते हैं, किसी भी देश में अपनी एक बड़ी कंपनी खोलने से डरते हैं, सोचते हैं कि अगले दिन सरकार अगर बदल गई तो फिर पॉलिसी चेंज हो जाएगी, तो मेरा जो पैसा लगाया होगा
काफ़ी नुकसान हो जाएगा, तो इस वजह से डरते रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है इसमें। मंत्रिमंडल या कैबिनेट की निरंकुशता होती है इसमें। कैसे? पूर्ण बहुमत वाला सत्तारूढ़ दल मंत्रिमंडल सर्वशक्तिमान होता है और सभी नीतियां मंत्रिमंडल द्वारा तय होती है। तो जैसे पिछली में था, जब जब आधार बिल पास हुआ था, पिछली बीजेपी सरकार थी, तो देखिए तुरंत अपने आप ही ये लोग पास कर दिए। इतना बहुमत है इनके पास कि बिल पे चर्चा भी नहीं, पूरा बिल पास हो गया। वैसे वैसे ही कई प्रकार के ऐसे नियम कानून चले थे जब इनका भी वो था। जब किसी भी दल का जब अधिकतम बहुमत होता है तो निरंकुशता की ओर बढ़ने लगता है संसदीय प्रणाली, क्योंकि वो लोग कोई विपक्ष बचता ही नहीं है। जो पक्ष सिर्फ पक्ष रह जाता है, तो वो लोग कोई भी निर्णय देश के प्रति ले सकते हैं, वो या देश के अहित में हो या हित में हो, ये मायने नहीं रखता। कोई भी वो निरंकुशता के हिसाब से अपना शासन करने लगते हैं, तो दिक्कत वहाँ बढ़ जाती है। थोड़ा सा दिक्कत है संसदीय प्रणाली में। शक्तियों का पृथक्करण के विरुद्ध है ये। ठीक है, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल विधायिका का हिस्सा ही होता है। ठीक है, तो कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होता है, तो इसमें शक्तियों का पृथक्करण का अभाव होता है। और मंत्रिमंडल जो है विधायिका और कार्यपालिका का भी नेता होता है। ठीक है, दोनों का ही नेता होता है वो। इसमें अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है। जो कुशल नहीं होता है वो भी संचालन करता है। जैसे मंत्री अपने क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता के विशेषज्ञ नहीं रहते। ठीक है, बिना पढ़े लिखे भी मंत्री बन जाते हैं, फर्जी डिग्री वाले मंत्री बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं, जो यहाँ पे यही है कि विशेषज्ञता का अभाव रहता है। ठीक है, इनका सपोर्ट जो सिविल सर्विस वाले जो होते हैं, जैसे आप लोग बन IAS PCS बन के जाएंगे, तो नीतियों को बनाने में इनका सहायता करेंगे एंड इनको हर बैकअप सपोर्ट आप ही करेंगे। ठीक है, आपके अलावा ये लोग एकदम खुश हैं, कोई इनके पास कोई भी आधार नहीं है किसी चीज़ का। ठीक है, तो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं इन्हीं सबों के लिए, इनके आगे पीछे घूमना टहलना रहेगा। मंत्री केवल संसद से ही हो सकता है। प्रधानमंत्री के पास बाहरी विशेषज्ञों का चयन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मंत्री केवल संसद से ही हो सकते हैं। ठीक है, तो मंत्री केवल संसद से हो सकते हैं। 6 महीने तक संसद के बाहर वाले भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के पास अगर विशेषज्ञों को चुनना है तो ये चयन जो है बाहरी लोगों से ही हो सकता है। अंदर तो रहते ही नहीं, तो आएंगे कहाँ से? तो ये बात होगी। ठीक है, और अगला देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण क्या हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया भारत में, इसका कारण क्या था? तो ब्रिटिश शासन के कारण व्यवस्था से परिचित था भारत, इसी वजह से संसदीय व्यवस्था ले लिया भारत ने। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही शासन हमारे यहाँ चलता था, क्योंकि जो संसदीय प्रणाली है वो भारत से ही ली गई, वो ब्रिटेन से ही ली गई है। शुरुआत में मैंने पूछा था, कमेंट करके बताइए, आपने बताएंगे नहीं हम जानते हैं, मगर ब्रिटेन से ली गई है। तो इसी वजह से इस व्यवस्था से जो भारतीय लोग थे वो परिचित थे, भारतीय नेता उस समय के परिचित थे। अध्यक्षात्मक जो प्रणाली के विपरीत ज़्यादा उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देता है ये। ठीक है, तो जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है उसमें जो उत्तरदायी सरकार नहीं रहती, मगर जो संसदीय प्रणाली शासन है उसमें उत्तरदायी वाला सरकार होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह विधायिका कार्यपालिका के संघर्ष से बचने की आवश्यकता है। जहाँ शक्तियों का पृथक्करण पूर्ण शक्तियों का पृथक्करण है, वहाँ पे संघर्ष जारी होता है। भारतीय समाज की प्रकृति जैसे विभिन्न वर्ग, भाषाई, धार्मिक, जातीय विविधता के हैं, तो वहाँ पे संसदीय सबका प्रतिनिधित्व जरूरी था, इस वजह से संसदीय व्यवस्था ली गई। संसदीय प्रणाली व्यापक प्रतिनिधित्व देती है। ठीक है, सभी को प्रतिनिधित्व लगभग मिल जाता है संसदीय व्यवस्था में। इस वजह से भारतीय जो संविधान सभा के सदस्य लोग थे, अपने दिमाग का यूज किया और संसदीय प्रणाली को अपनाने में थोड़ा भी देर नहीं की। ठीक है, अब देखिए भारतीय और ब्रिटिश मॉडल के बीच अंतर क्या है, तो ये भी अंतर पूछता है। दोनों USA का भी अंतर हमने देख लिया, और भारतीय और ब्रिटेन का मेंस में भी पूछता है। भाई साहब, UPSC मेंस का देंगे आप, UP PCS मेंस का, बिहार PCS मेंस का देंगे, कहीं भी ये पूछता है कि भारतीय मॉडल में ब्रिटेन मॉडल में क्या अंतर है, भारतीय मॉडल शासन मॉडल में और अमेरिका के शासन मॉडल में क्या अंतर है। तो दोनों मॉडल हमने पढ़ा दिया है, इसी से आएगा क्वेश्चन मेंस का भी। अब इस वाले टॉपिक का हो जाएगा आपका। तो गणतंत्रात्मक प्रणाली है भारत में। भारत में गणतंत्रात्मक प्रणाली है। राज्य अध्यक्ष जो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, मगर जो ब्रिटेन में है वहाँ राजतंत्र है। राज्य अध्यक्ष वहाँ का राजा रानी होते हैं, वंशानुगत होता है वहाँ पे। मगर हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है। गणतंत्रता की यही निशानी होती है, गणतंत्र की यही पहचान है कि यहाँ का जो राज्य का अध्यक्ष होगा वो कोई भी आदमी बन सकता है, वो वंशानुगत नहीं है। संविधान सर्वोच्च है यहाँ,
यहाँ पे ब्रिटेन में संसद जो है वो संप्रभु है, यहाँ संसद जो है सर्वोच्च है। ठीक है, हमारा संसद जो है वो संविधान के नीचे है। ठीक है, संविधान से दबा हुआ है, तो इसकी वजह से संविधान सर्वोच्च है हमारे यहाँ। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। भारत में राज्यसभा के भी लोग प्रधानमंत्री हो सकते हैं, याद रखिए। मंत्री राज्यसभा के लोग भी हो सकते हैं, लोकसभा के तो होते ही हैं, राज्यसभा के भी हो जाते हैं। प्रधानमंत्री को निचले सदन का प्रधानमंत्री को निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री है वो चुन चुन के ही आना चाहिए। ब्रिटेन में ऐसी बात है, वहाँ पे उच्च सदन का लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये बात याद रखिएगा। ब्रिटेन मॉडल में जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन केवल 6 माह के लिए, जो हमने समझाया था आपको अशोक को लेके। अगला है आमतौर पर संसद सदस्यों को मंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आमतौर पर जो संसद सदस्यों को मंत्री नियुक्त किया जाता है, तो वहाँ पे जो संसद का सदस्य होगा उसी को मंत्री नियुक्त किया जाता है ब्रिटेन में। मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी है कि कोई व्यवस्था नहीं। ठीक है, मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। मंत्रियों को आधिकारिक कृत्यों के प्रति हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मंत्री कोई आधिकारिक कार्य कर रहे हैं तो हस्ताक्षर किए बिना भी कर सकते हैं। इसमें कि मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी की प्रणाली है। मंत्रियों को आधिकारिक कृत्यों पर प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है, मगर भारत में आवश्यक नहीं होता। कोई छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट नहीं होता इसमें, मगर इसमें जो है विपक्ष द्वारा छाया प्रतिमंडल या शैडो कैबिनेट सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल को संतुलित करना और सदस्यों को भविष्य में मंत्री पद के लिए तैयार करना विपक्ष करता रहता है अपना। ठीक है, तो शैडो कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन में है, भारत में नहीं है, याद रखिएगा। शैडो कैबिनेट का एक फ़ायदा होता है कि इसमें जो लोग रहते हैं विपक्ष वाले, वो भी कैबिनेट में किस तरह से कार्य किया जाता है, तो भविष्य के मंत्री पद के लोग तैयार होते रहते हैं। ठीक है, और क्या है, ठीक। अब संघीय एवं एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताओं से कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा इसको भी। तो संघीय एवं एकात्मक शासन प्रणाली, संघीय प्रणाली क्या होती है? तो दोहरी सरकार होती है, इसमें राष्ट्रीय सरकार होती है और क्षेत्रीय सरकार होती है। राष्ट्रीय सरकार को लोकसभा कहते हैं और राज्यसभा क्षेत्रीय सरकार का। ठीक है, लिखित संविधान होता है, याद रखिएगा, यही पूछता है बार बार। लिखित संविधान होने का मतलब कि संघीय सरकार है, क्योंकि संघ की अलग शक्तियाँ लिखी गई हैं और राज्य की अलग शक्तियाँ लिखी गई हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है इसमें, जो अनुसूचियों द्वारा होगा। राज्य सूची और केंद्र सूची का जो विषय होता है उसमें उसकी बात कर रहा है ये। संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान सर्वोच्च होता है। कठोर संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और द्विसदनी विधायिका होती है। तो विधायिका द्विसदनी होती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं और दोनों लोग मिल के कोई कानून बनाते हैं। ठीक है, तो संघीय शासन प्रणाली की विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। यूपीएससी 2021 में पूछा है इसको। ठीक है, तो ये संघीय प्रणाली की इतना ही, 1 2 3 4 5 6 7 विशेषता है, इसको याद रख लीजिए। एकात्मक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब इनमें से कोई अगर एक फंसेगा तुरंत आप MCQ लगा देंगे, मगर मेंस के पढ़ना है तो दोनों पढ़ना पड़ेगा। एकात्मक में क्या होता है? तो एकल सरकार होती है, राष्ट्रीय सरकार को क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। राष्ट्रीय सरकार जो क्षेत्रीय सरकारें बना सकती है, ठीक है, एकल सरकार होती है। लिखित संविधान, लिखित जैसे फ्रांस और लिखित ब्रिटेन दोनों हो सकता है, लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है यहाँ पे संविधान, मगर संघीय में लिखित होना अनिवार्य है। शक्तियों को कोई विभाजन नहीं होता, सभी शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। संविधान सर्वोच्च होता है जैसे जापान में, और सर्वोच्च नहीं भी होता है जैसे ब्रिटेन में। तो संविधान की सर्वोच्चता कोई ज़रूरी नहीं है, वो एकात्मक में भी सर्वोच्चता हो सकती है और संघीय में भी सर्वोच्चता हो सकती है। ठीक है, संविधान कठोर फ्रांस में और लचीला ब्रिटेन में। तो लचीला और कठोर दोनों भी हो सकता है संविधान, मगर भारत में जो है कठोर संविधान है और लचीला दोनों का मिश्रण है। अगला, न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो संघीय प्रणाली में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। विधायिका द्विसदनी हो सकती है ब्रिटेन जैसे, और एक सदनी चीन जैसे हो सकती है। ठीक है, तो विधायिका द्विसदनी भी हो सकती है और एक सदनी भी हो सकती है। तो देखिए, जहाँ जहाँ दोनों की कॉन्सेप्ट हो गया है वो नहीं पूछता जल्दी। विधायिका द्विसदनी और एक सदनी दोनों हो सकती है, तो इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका पूछा। यही मुख्य विशेषता है संघीय व्यवस्था की, स्वतंत्र न्यायपालिका। लिखित संविधान और लिखित संविधान हो सकता है एकात्मक में।
एकात्मक में लिखित संविधान में होता है और अलिखित संविधान में होता है। दोहरी सरकार जो है केवल संघीय में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। शक्तियों का जो विभाजन होता है ये भी संघीय में होता है, एकात्मक में नहीं होता, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मामला समझ में आ जाना चाहिए आपको। इसको एक दो बार पढ़ लेंगे, आ जाएगा समझ में। अगला है कि भारतीय संविधान और संघीय शासन व्यवस्था कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ भारत में भी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का पहला सबसे पुराना संघ है। इसका गठन 1787 ईस्वी में अमेरिका क्रांति के बाद हुआ था, ठीक है। तो जो सबसे पुराना संघीय जो संघ है वो अमेरिका का संघ है। जो अमेरिकी क्रांति 1787 में हुई थी और 1775 से 83 के बीच में जो गठन हुआ था, पहला इसका गठन जो हुआ था 1787 में हुआ था। और अमेरिकी क्रांति का जो समय काल था 1775 से लेके 83 के बाद हुआ था, ठीक है। उनके बीच हुआ था, बाद नहीं, बीच में हुआ था। अगला है भारत का जो संविधान देश में सरकार की संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है। हालांकि फेडरेशन शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है, ठीक है। फेडरेशन शब्द का जो है संविधान में कहीं प्रयोग नहीं है, ठीक। अगला है भारतीय संघवाद अमेरिका के विपरीत राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। तो इसको मैंने अनुच्छेद 1-2 वाले वीडियो में अच्छे से बता दिया है। तो यही है, 2018 में यूपीएससी में पूछा ये कि भारतीय संघवाद अमेरिका के विपरीत राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। नहीं भाई, समझौते का परिणाम नहीं है। इसीलिए कोई भारत का जो राज्य है अलग नहीं हो सकता संघ से। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा मॉडल पे है, कनाडाई मॉडल पर आधारित है, न कि अमेरिकी मॉडल पे। तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय संघ निम्नलिखित के संबंध में कनाडाई जैसे संघ जैसे दिखता है। इसी गठन में अर्थात विघटन के माध्यम से अपने केंद्रीकरण प्रवृत्ति में संघ शब्द को प्राथमिकता देता है, ठीक है। तो जब आपातकाल आ जाता है तो संघ के पास शक्ति आ जाती है, तो उस समय संघ को प्राथमिकता दी जाती है। हर समय संघ को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कनाडा में दी जाती है, और यूएसए में ऐसा नहीं होता। भारत का उच्चतम न्यायालय भी केंद्र के पक्ष में झुका हुए एक संघीय ढांचे के रूप में वर्णित है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय भी केंद्र के पक्ष में झुका हुआ एक संघीय ढांचे के रूप में वर्णित है। भारत में संघवाद निम्नलिखित दो परस्पर विरोधी विचारों के बीच एक समझौते का प्रतिनिधित्व है। पहला है शक्तियों का सामान्य विभाजन, जिसके तहत राज्यों को अपने क्षेत्रों में स्वायत्तता प्राप्त होती है और असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रीय अखंडता और एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता होती है। तो समझ रहे हैं ना बात को, कि भारत में जो संघवाद है परस्पर दो विरोधी विचारों के बीच एक समझौते का प्रतिनिधित्व करता है। कैसे? जब साधारण वर्ष रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर कहीं भी देश में, तो राज्य अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते। तमिलनाडु राज्य क्या वहाँ कर रहा है, भारत की सरकार को कोई मतलब नहीं है वर्तमान में। मगर जैसे भी कोई इधर उधर हो गया, कोई क्षेत्रीय अखंडता और क्या कहते हैं उसको, एकता और अखंडता की अगर बात आई गई कि वहाँ पर और अलग राज्य की, अलग देश की मांग हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। पृथककरण का अगर कहीं भी मामला समझ में आता है तो केंद्र तुरंत एक्टिव हो जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर में एक्टिव हो गई है, वैसे एक्टिव आके वहाँ पे एक मजबूत केंद्र की सरकार जो है वहाँ आवश्यक हो जाती है, ताकि अपने संघ को बचाया जा सके, ठीक है। नॉर्मल समय में कोई मतलब नहीं है। अगला पॉइंट है कि अपनाने का मुख्य कारण क्या था? देश का बड़ा आकार, इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता था, जो संसदीय व्यवस्था अपनाने के लिए या संघवाद अपनाने के लिए जरूरी था। आदर्श क्या है? संघीय व्यवस्था न केवल देश का कुशल शासन सुनिश्चित करती है, बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता की भी समन्वय करती है, ठीक है। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अम्बेडकर के अनुसार दो चीज़ें को इंगित करने के लिए राज्यों के फेडरेशन वाक्यांश की तुलना में राज्यों का संघ वाक्यांश को प्राथमिकता दी गई। क्या है वो? तो भारतीय संघ अमेरिका संघ की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरी बात है कि राज्यों को संघ या फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन संघ है क्योंकि यह अविभाज्य है, ठीक है। तो राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, और फेडरेशन एक यूनियन है क्योंकि यह अविभाज्य है, ठीक है। अगर अविभाज्य है इसलिए यूनियन है, ठीक है।
अविभाज्य है इसलिए यूनियन है। अब भारत जो है संघ इसलिए है क्योंकि ये राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है और इनको अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने का अधिकार इनको बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से अलग नहीं हो सकते। ठीक है। अमेरिका इसलिए संघ है क्योंकि वो अविभाज्य है और भारत इसलिए संघ है क्योंकि वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है और राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों अलग अलग थोड़ा देखने में लगेगा कि एक ही है मगर दोनों अलग अलग है। अगला है सरकार का एकात्मक मॉडल। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्पेन आदि में है। सरकार का संघीय मॉडल है, अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में है। तो उदाहरण भी समझ लीजिएगा। राजनीतिक और वैज्ञानिक भारतीय संघ का विवरण। राजनीतिक, वैज्ञानिक और भारतीय संघ का विवरण किया गया है। तो पाल एपलबी ने क्या कहा कि भारतीय व्यवस्था को पूरी तरह से संघीय बताते हैं ये। मॉरिस जोन्स ने इसे सहमति वाला संघ कहते हैं। और आइबर जेनसिंग इनके बारे में पूछता है, एक प्रबल केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता और विकास को लागू करने के लिए अद्वितीय सुरक्षा उपायों के साथ भारतीय संविधान मुख्य रूप से संघीय है। अलेक्जेंड्रोविक्स ने क्या कहा है, ये अपने चरित्र में अद्वितीय है। सही, अद्वितीय है भाई। ग्रेनविल ऑस्टिन, ये भी इनका भी पूछता है। एक इनका पूछता है, एक ग्रेनविल ऑस्टिन का पूछता है। ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद बोला। ये इंपॉर्टेंट है, याद है, कई बार पूछा है। किसने सहकारी संघवाद बोला था? अभी कहीं कोई एग्जाम था, बीपीएससी का था क्या, उसमें भी पूछा था कि सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था सहकारी संघवाद। उन्होंने भारतीय संघ को भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नए प्रकार के संघ को बताया था। और केसी वेयर को भी पूछता है कि अर्धसंघीय राज्य माना था इसको, भारत को एक अर्धसंघीय राज्य है, तो केसी वेयर ने माना था। तीन लोगों को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। एक आइवर जेनिंगसन ने प्रबल केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला केंद्र कहा था और ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद बताया और प्रोफेसर केसी वेयर ने अर्धसंघीय कहा था इसको। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा। संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो मजबूत केंद्र होता है, लचीला संविधान होता है, ठीक है, एकल नागरिकता होती है, एकीकृत लेख परीक्षा होती है, तंत्र होता है इसमें, और एकीकृत निर्वाचन तंत्र होता है। राज्य अविनाशी नहीं है, राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं है, एकीकृत न्यायपालिका नहीं है, एकीकृत न्यायपालिका है, राज्य सूची पर संसदीय अधिकार है, राज्य विधेयक पर वीटो की पावर है, राज्यपाल आर्टिकल 200 के अंदर राष्ट्रपति को आरक्षित कर सकता है, एकल संविधान है, आपातकालीन का प्रावधान है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं और राज्यपाल की नियुक्ति है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 पॉइंट ऐसे हैं जो एकल संविधान को दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ये मेंस में पूछता है। तो एकल संविधान की विशेषताएं क्या क्या है? तो ये विशेषताएं अगर 5-6 लिख देंगे इसको तो आपका 100 पॉइंट का हो जाएगा। तो बीपीएससी और यूपीपीसी से काम हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के कामकाज के रुझान इसकी संघीय भावना को दर्शाता है। कैसे? तो राज्यों के मध्य क्षेत्रीय विवाद, उदाहरण के लिए बेलगाम को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य विवाद है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के कामकाज के रुझान इसकी संघीय भावनाओं को दर्शाते हैं। तो ये बात हो गई। बेलगाम में विवाद है महाराष्ट्र का और कर्नाटक का। पूछता है कि बेलगाम किन दोनों राष्ट्रों के बीच विवाद है? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। नदी जल बंटवारे को लेकर राज्यों के मध्य विवाद, उदाहरण के लिए कावेरी डिस्प्यूट, कर्नाटक तमिलनाडु के मध्य विवाद। क्षेत्रीय दलों का उदय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में उनका सत्ता आना, ठीक है, सत्ता में आना। अगला है क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्यों का निर्माण, उदाहरण के लिए मिजोरम, झारखंड का निर्माण जैसे हुआ। राज्यों की अपनी विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र से अधिक वित्तीय अनुदान की मांग, ठीक है। देखिए, केंद्र से लोग पैसा मांगते रहते हैं, तमिलनाडु वाले कहते हैं कि हमको केंद्र से पैसा नहीं देती है, कम पैसा देती है, तो अपने आप को संघवादी मानते तभी तो पैसा मांगते हैं। तो ये बात हो गई। राज्यों द्वारा स्वायत्तता का दावा और केंद्र के हस्तक्षेप का विरोध कई बार, जैसे ममता बनर्जी हैं, वो सेंट्रल के हस्तक्षेप का हमेशा विरोध करती रहती हैं, वो ममता बनर्जी। तो हस्तक्षेप का विरोध करना। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के उपयोग पर कई प्रतिक्रियात्मक सीमाएं भी लगाई हैं।
संवैधानिक शासन व्यवस्था क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संवैधानिक शासन व्यवस्था क्या होती है, तो क्या होती है कि संवैधानिक सरकार वह होती है जो देश में संविधान की शर्तों के अधीन होती है। अगला है, संविधान केवल निश्चित मानदंडों या सिद्धांतों का एक सेट या देश की राजनीति के ढांचे के रूप में देश में स्वीकृत एक कानून का उपकरण होता है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि संवैधानिक सरकार वह होती है जो देश के संविधानों की शर्तों के अध्याधीन होती है। किसी देश, अगला पॉइंट है, किसी देश का जो संविधान देश की सर्वोच्च कानून होता है, तो ये बात सही है। इसके निर्माताओं द्वारा हम लोग के लिए संप्रभु अधिकार और राज्यों की विधायिका की सहमति के लिए सशक्त किया है इसको। ठीक है। अगला पॉइंट है कि यह सभी सरकारी शक्तियों का स्रोत होता है। तो जितने भी सरकार के पास शक्तियाँ, सबका स्रोत संविधान ही है। और सरकार पर सीमाएं भी लगाती हैं, जैसे नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की रक्षा करता है कौन, तो ये पूछता है कभी कि संवैधानिक शासन व्यवस्था में क्या है, तो सभी सरकारी शक्तियां जो होती हैं उनका स्रोत संविधान होता है, मगर सरकार पर महत्वपूर्ण सीमाएं भी लगाता है। यूपीएससी 2023 और 2014 में दोनों में पूछा है, क्योंकि जो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा भी करता है। यह मूल सिद्धांतों या स्थापित उदाहरणों का एक संग्रह है, जिसके अनुसार किसी राज्य या अन्य संगठन को शासित माना जाता है। इसका प्रमुख प्रभाव वह सीमा है जो यह संप्रभु सरकारों पर शासन करने के तरीके पर लगाता है। ठीक है, तो प्रमुख प्रभाव यही है। इसलिए एक संवैधानिक सरकार सीमित सरकार होती है। तो ये कई बार पूछा, ये ऑप्शन यूपीएससी ने पूछा है, पीसीएस ने पूछा है। सीमित सरकार का मतलब क्या होता है, तो जो संवैधानिक सरकार होती है वो सीमित सरकार होती है। इंपॉर्टेंट ये बात है, ये मेंस में पूछा था, सीमित सरकार किसे कहते हैं। सीमित सरकार वो होती है जो संविधान द्वारा शासित होती है, सीमित सरकार होती है, क्योंकि संविधान शासन सरकार पे सीमाएं लगाई रहती है, तो सीमित सरकार होती है। इसका प्रमुख प्रभाव वह सीमा है जो संप्रभु सरकारों पर शासन करने के तरीके पर लगती है। इसलिए एक संवैधानिक सरकार सीमित सरकार होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मामला है, यूपीएससी 2020 में पूछा है इस पर। अगला है, भारत ने सरकार की शक्तियों को भारत के संविधान में उल्लेखित उन मूल अधिकार भाग 3 के माध्यम से सीमित किया है जो अनिवार्य रूप से राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध दिया गया है। तो संविधानवाद क्या होता है, तो संविधानवाद वह है जो सरकार को एक सीमित सरकार के रूप में विकसित करता है, तो संविधानवाद उसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने शासन प्रणाली पढ़ लिया, संसदीय शासन प्रणाली और जो शासन व्यवस्था भारत में क्या है, तो उसको देख लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें आप यूपी पीसीएस से लेके आरओ से लेके यूपीएससी तक के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, तीनों में से बीपीएससी, यूपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, तो इससे आप आराम से आप पढ़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब इससे डिटेल में अब नहीं पढ़ा जा सकता, अब बस वीडियो ही बढ़ाया जा सकता है। उल जुलूल की बातें करके वीडियो बढ़ाया जा सकता है, 1.5-2 घंटा किया जा सकता है। ऐसे के 4 पार्ट बना दें हम, पर कोई ये नहीं है। सबसे मेन लक्ष्य आपका क्या होना है कि सिलेक्शन पाना है हमको, पीएचडी करना है। तो आप डीडी बसु पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए। अगर सिलेक्शन लेना है तो सेलेक्टेड बुक पढ़ के निकल जाइए यहाँ से, इस जाल में फंसिए नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।